हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लासेस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोगों ने एक्ट ऑफ 1919 को पढ़ा था। आज के क्लास में एक्ट ऑफ 1919 को देखते हैं। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि श्री एडविन मॉन्टेग्यू उस समय भारत मंत्री थे और मिस्टर चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। यह जो एक्ट है उसे इंग्लैंड की संसद ने मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पास किया था। इस एक्ट से कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसने बाद के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस एक्ट में ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था और इसकी प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत में उत्तरदायी शासन करना इसका उद्देश्य है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना इसका लक्ष्य है। अब आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करना उद्देश्य है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित किया जाएगा, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। और इस एक्ट में कहा गया कि भारत ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बना हुआ रहेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत का कंट्रोल भारत मंत्री के पास था और इसी एक्ट के अनुसार, अर्थात 1919 के एक्ट के अनुसार, हाई कमीशन ऑफ इंडिया का पोस्ट बना, जो कि लंदन में रह कर के भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता था। और उसकी सैलरी जो है वो भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती थी, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी में बदलाव किया गया। अब उसकी सैलरी को लंदन की सरकार के, इंग्लैंड की सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाने लगा, जिसकी मांग भारतीय नेता काफ़ी वर्षों से करते आ रहे थे। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल अर्थात कार्यकारिणी परिषद में भी बदलाव किए गए। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इस तरह से समझो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे अभी प्रधानमंत्री होते हैं और उनके विभिन्न मंत्री होते हैं और विभिन्न मंत्रियों के पास पोर्टफोलियो होता है, अर्थात मंत्रालय होता है। उसी तरह से उस वक़्त, क्योंकि आज की तरह का विकास नहीं हुआ था, तो गवर्नर जनरल तो हेड होते थे और उनकी काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और विभिन्न सदस्यों को अलग अलग पोर्टफोलियो अर्थात विभाग दे दिए जाते थे। तो 1919 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहली बार 1909 के एक्ट से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को जोड़ा गया था और वो पहले भारतीय सदस्य थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो 1919 के एक्ट से अब गवर्नर जनरल के काउंसिल में 3 भारतीय सदस्य हो गए। आपने कल के क्लास में पढ़ा था कि 1909 के एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेशन में, अर्थात केंद्रीय विधायिका में 60 सदस्य थे, लेकिन 1919 के एक्ट से इसमें बड़े बदलाव किए गए। भारत में पहली बार बाई कैमरल हाउस बना। यहाँ पर बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदन वाला हाउस। जैसा कि आप जानते हो ना कि अभी हमारे देश में जो संसद है उसमें राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी तरह से 1919 के एक्ट से 2 सदन बनाए गए। तो 2 सदन वाले को ही बाई कैमरल कहा जाता है, द्विसदनीय व्यवस्था कही जाती है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता था और काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस होता था। आप यहाँ पर ध्यान में रखना, आजकल की परीक्षाओं में एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में क्या कर रहा है कि वो सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो कोशिश करना कि रिवाइज़ करते रहें ताकि नंबर याद रहे। तो 1919 के एक्ट से जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें 145 सदस्य थे और काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस था उसमें 60 सदस्य थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि निचला सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात अपर हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ही याद रखना है। जैसे अभी आपने सुना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर थे, तो 145 में 104 इलेक्टेड होते थे, निर्वाचित होते थे,
और 41 सदस्य नॉमिनेटेड होते थे। तो नॉमिनेशन कौन करेगी? तो उस वक़्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी। और नॉमिनेटेड सदस्यों में अर्थात 41 नॉमिनेटेड सदस्यों में 26 ऑफिशियल होते थे, अर्थात सरकारी लोग होते थे, और बाकी 15 नॉन ऑफिशियल होते थे, जिसे हम एडिशनल मेंबर कहते हैं। और वहीं दूसरी ओर अपर हाउस में 60 मेंबर थे। तो 60 मेंबर में से 33 मेंबर इलेक्टेड होते थे और 27 मेंबर नॉमिनेटेड होते थे। और इन 27 में अर्थात नॉमिनेटेड में 17 ऑफिशियल होते थे और बाकी बच गए जो 10 वो नॉन ऑफिशियल अर्थात एडिशनल मेंबर होते थे। आप हमेशा ये पढ़ते आ रहे हो कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरल का सिद्धांत 1909 के एक्ट से शुरू किया गया, जिसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। और आपने कल के वीडियो में सुना होगा कि 1909 के एक्ट से 13 सीटें स्पेशल इलेक्टोरल थी और उन 13 में से 5 सेपरेट इलेक्टोरल थी जो मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। लेकिन 1919 के एक्ट में इस प्रावधान को बढ़ाया गया। 1919 के एक्ट में मुसलमानों के लिए 30 सीट सेपरेट इलेक्टोरल अर्थात पृथक निर्वाचक मंडल कर दिया गया। और वहीं दूसरी ओर यूरोपियन जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और सिख धर्म के लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ अपना काम कर रही थी कि कैसे भारत के समाज में विभाजन किया जाए। और आप जानते हो डिवाइड एंड रूल उनका थ्योरी था और ये बहुत ही पुराना सिद्धांत है। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत रोमन एम्पायर से सीखा था। आज से 2-3 हज़ार साल पहले का जो रोमन एम्पायर था वो लगभग पूरे सेंट्रल एशिया पर शासन करता था और उसका एक ही सिद्धांत था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। 1909 के एक्ट में किस तरह से फूट डालो और राज करो का सिद्धांत लाया गया और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 1919 के एक्ट में किस तरह से सेपरेट इलेक्टोरल दे करके फूट डालो और राज करो के सिद्धांत को अपनाया जा रहा है। 1919 के एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों को वोट सप्लाई करने का अधिकार दिया गया। सरकारी खर्चों पर वो वोट देते थे और किसी भी बिल को दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी था। और अगर दोनों हाउस के बीच में डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सीटिंग की व्यवस्था की गई। अभी आप जानते हो ना कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि ऑर्डिनरी बिल पर मतभेद हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो उसी तरह से दोनों हाउस के जॉइंट सीटिंग की पहली व्यवस्था 1919 के एक्ट से की गई थी। प्रांतों के विधायिका में भी काफ़ी बदलाव किए गए। आप पढ़ चुके हो कि 1909 के समय में भारत में 7 प्रांत थे। 7 प्रांतों में विधायिका थी। 2 और नए प्रांत बिहार और सीपी में विधायिका बनाई गई, विधायिका स्थापित हुई। और इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा वो है डायरकी। मैं यहाँ पर आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, DYARCHY। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में पहली बार डायरकी की स्थापना हुई। तो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में डायरकी की स्थापना हुई, जिसे हम हिंदी में द्वैध शासन कहते हैं। ये बहुत ही रेगुलर और बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। अब आप याद नहीं रख पाते हो क्योंकि आप सुने तो हो कि डायरकी द्वैध शासन कुछ है, लेकिन उसका अर्थ शायद आपको अच्छे से ना मालूम हो। इस कारण से कभी कभी आपके पास जब ऑप्शंस आता है तो आप उसको अच्छे से मैनेज करने में विफल हो जाते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि डायरकी का मतलब द्वैध शासन होता है। अच्छा, इसको आप कुछ इस तरह से समझो।
आप जानते हो ना कि अभी का जो हमारा संविधान है उसमें जो 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो 1919 के एक्ट के द्वारा ही भारत के विभिन्न प्रांतों को पहली बार संवैधानिक शक्तियाँ मिली। 1919 के पहले विभिन्न प्रांतों को, वहाँ की सरकारों को शक्ति देने का कार्य केंद्र की सरकार अर्थात सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। लेकिन 1919 के एक्ट से विभिन्न प्रांतों को शक्ति देने का स्रोत 1919 का एक्ट बन गया। अब प्रांत शक्तियों के लिए केंद्र सरकार के मोहताज नहीं रहे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा प्रांतों को संवैधानिक शक्ति दी गई? तो 1919 के एक्ट के द्वारा ही प्रांतों को संवैधानिक शक्ति दी गई। और यहाँ पर पहली बार सब्जेक्ट अर्थात विषय बनाए गए, जिसमें केंद्र को, जिसको आजकल हम लोग यूनियन लिस्ट कहते हैं, तो उस वक़्त केंद्रीय सूची में, सेंट्रल लिस्ट में 47 सब्जेक्ट थे, अर्थात 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र की विधायिका को था। और अब आपने अभी सुना ना कि केंद्रीय विधायिका में अपर हाउस और लोअर हाउस होता था, और अपर हाउस में 145, माफ़ करिएगा, अपर हाउस में 60 और लोअर हाउस में 145 मेंबर थे। तो केंद्र को 47 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिला और विभिन्न राज्यों की विधायिकाओं को 50 विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिला। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि ये डायरकी क्या होता है, द्वैध शासन क्या होता है? तो ये जो 50 सब्जेक्ट थे ना, 50 विषय थे ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला ट्रांसफ़र और दूसरा रिज़र्व। यहाँ पर रिज़र्व कहने का मतलब ये है कि प्रांतों में जो ब्रिटिश गवर्नर होते थे, तो 50 में से कुछ सब्जेक्ट 100% पूरी तरह से गवर्नर के अधिकार में दे दिए गए कि उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिश गवर्नर को होगा। और कुछ विषय ट्रांसफ़र रखे गए, अर्थात कुछ वैसे विषय जिस पर मंत्री और गवर्नर, प्रांतों के गवर्नर दोनों मिल कर के कानून बनाएंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, विषय एक है, सब्जेक्ट एक है, लेकिन उस पर कानून कौन बना रहा है? दो लोगों का अधिकार है, एक तो मंत्री का, मिनिस्टर का, जो कि भारतीय है, और दूसरा गवर्नर का, है ना। तो इसी को हम कहते हैं द्वैध शासन, डायरकी। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पर क्योंकि मंत्री और गवर्नर दोनों का अधिकार होता था, सब्जेक्ट एक है, ऑथोरिटी दो है, तो डायरकी हुआ ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1919 के एक्ट से पहली बार डायरकी लगा। और आपसे पूछा जाएगा कि डायरकी कहाँ लगा? तो विभिन्न प्रांतों में लगा। और 1921 में 7 प्रांतों में, ब्रिटिश इंडिया के 7 प्रोविंस में डायरकी को इस्टेब्लिश कर दिया गया, लागू कर दिया गया। निश्चित रूप से 1919 का एक्ट संवैधानिक विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि हमारे वर्तमान के भारत के संविधान में भी बहुत सारी बातें 1919 के एक्ट से ही ली गई है। और उस समय कुल 17,000 लोग वोट दे पाते थे। 17,000 लोगों के वोट से निर्वाचित सदस्य अपने अपने सदन में आए थे। और ब्रिटिश सरकार ने ये प्रचार किया कि हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे दिया, देश की जनता सरकार चुन रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक प्रगति, एक प्रोग्रेस, इसको हम अवश्य मान सकते हैं। और इसी एक्ट में कहा गया था कि जब 1919 के एक्ट के 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे
तो उस एक्ट की समीक्षा के लिए एक रॉयल कमीशन बनेगा। तो 1929 में वह कमीशन बनना था, लेकिन उस कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने, लंदन की ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही बना दिया, जिसे हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं, जिसने 1919 के एक्ट की समीक्षा की थी। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। हो सकता है बहुत आप जानते होंगे, पढ़े हुए होंगे, कुछ आपको नहीं पता होगा। तो इस तरह के टॉपिक को, संवैधानिक विकास के एक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आता है तो अपने संबंधित शिक्षकों से पूछिए, अपने ग्रुप में डिस्कशन करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर ही गलत हो जाते हैं, है ना। तो इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करोगे तो बड़े अच्छे से बनेंगे। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते रहिए और अपने ग्रुप में डिस्कशन करते रहिए। स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।